NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8वीं, अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था और इसकी मृत्यु 1707 में हुई। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। औरंगजेब के फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। बक्सर की लड़ाई 1764 में कंपनी ने मीर कासिम को हराया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। टीपू सुल्तान मैसूर का शक्तिशाली शासक था। टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर भी कहा जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चार्टर वह लिखित आज्ञा पत्र जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु प्रदान किया था। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्न बातों पर विवाद था। बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिए जाने से इनकार कर दिया। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की मांग की। बंगाल के नवाबों ने कंपनी द्वारा सिक्के ढालने के अधिकार पर पाबंदी लगाने के साथ साथ उनके द्वारा की जा रही किल्लेबंदी के विस्तार पर रोक लगा दी। नवाबों ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा असम्मानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के नवाबों पर लगाए गए आरोप नवाब के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को शक्ति पहुंचा रहे थे। कंपनी को अधिक चुंगी कर देना पड़ रहा था। कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने और किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। सन 1651 में हुगली नदी के किनारे पर भारत में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। फैक्टर अंग्रेज़ों द्वारा 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया। कंपनी कठपुतली इसलिए चाहती थी ताकि कंपनी को किसी भी प्रकार व्यापारिक अड़चन का सामना नहीं करना पड़े। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठों को पराजित किया। उड़ीसा व यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में चले गए। विलय की नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी आदि रियासतों को मिलाया गया।
मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था, मुफ्ती कहलाता था। भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बाद बहुत से मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। देश के विभिन्न मार्गों में जैसे जैसे क्षेत्रीय रियासतें ताकतवर होती जा रही थी, वैसे ही मुग़ल शासकों का प्रभाव कम होता गया और मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में लंदन में की थी। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। पश्चिमी देशों में भारतीय सूती व रेशमी वस्त्रों, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि की सर्वाधिक मांग थी। राजकीय चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली सुविधाएं। राजकीय चार्टर के माध्यम से कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। कंपनी को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह नए स्थानों की खोज करके उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्षेत्र में इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। प्लासी के युद्ध में नवाब की हार के कारण सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति मीर जाफ़र का युद्ध में भाग नहीं लेना, अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को नवाब बनाए जाने का लालच देना ताकि वे आसानी से सिराजुद्दौला की बढ़ती शक्ति को रोक सकें। टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर क्यों कहा जाता था? सन 1782 में मैसूर का शासक बनने पर टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। कहा जाता है कि जंगल में जब एक शेर टीपू के सामने आया तो उनकी बंदूक ने काम नहीं किया और उनकी कटार ज़मीन पर गिर गई थी। इतने पर भी टीपू ने बिना किसी हथियार के उस शेर का मुकाबला करते हुए उसे मार गिराया। इस घटना के बाद उन्हें शेर-ए-मैसूर कहा जाने लगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की कोई विजय न हो सका तथा यह 1782 में सालबाई की संधि के साथ ही समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी मराठों से उड़ीसा, दिल्ली एवं आगरा को छीनने में सफल रही। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ने कंपनी ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया तथा पेशवा को पुणे से हटाकर बिठूर पेंशन पर भेज दिया। वारेन हास्टिंग्स द्वारा किए गए सुधार। सभी जिलों में दीवानी और फौजदारी अदालतों की अलग अलग स्थापना की गई। हेस्टिंग्स ने हिंदू एवं मुस्लिम कानूनों का अनुवाद कराकर उनका संकलन तैयार किया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दीवानी अदालतों की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जाती थी तथा फौजदारी अदालतें भी उसी के निरीक्षण में चलती थी। महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाअभियोग कहा जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम। अहमद शाह अब्दाली जब पंजाब प्रांत को विजय करता हुआ यमुना के किनारे आ पहुंचा तब
तब पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में उसे रोकने के लिए एक विशाल सेना भेजी। 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे परास्त हुए। अनेक मराठा सरदार इस युद्ध में शहीद हो गए। इस युद्ध में मराठों को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। इस आघात से मराठा पेशवा की मृत्यु हो गई और मराठा परिसंघ बिखर गया। इसके बिखरने से भारतीय राजनीति में मराठों का दबदबा समाप्त हो गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प्पा विलय नीति। सन 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के साम्राज्य में विस्तार हेतु एक नई नीति को अपनाया, जिसे हड़प नीति या विलय नीति का नाम दिया गया। इस नीति के तहत यह निश्चित किया गया था कि यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई सगा पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत को कंपनी के भूभाग में मिला लिया जाएगा। इस शासन को किसी अन्य बच्चे को गोद लेकर उसे वारिस बनाने का अधिकार नहीं होगा।